हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी जिंदगी में बढ़िया कर रहे होंगे। तो भाई आज 19 दिसंबर के करंट अफेयर सेशन लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है आज की करंट अफेयर सेशन में आज के करंट अफेयर का जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, टॉपिक डिस्कस करते हैं सारे। और सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी डेली व्यूवर्स हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले करके, ताकि आगे वाले जो कोई और भी आपके नोन में होगा उसको भी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो आज जो है वो बिना टाइम वेस्ट किए अपना पेन नोटबुक निकाल लीजिए। तो जो जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ राइट डाउन कर लीजिए, दैट्स इनफ। कोई भी आपको मंथली रिवाइव करने की जरूरत नहीं है। मंथली एक सेशन हम लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें पूरे मंथ का करंट सेशन जो है, करंट अफेयर सेशन वो जिसमें पूरे मंथ का होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो भाई चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, CPTPP। कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये टर्म जो है ये क्या है? ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन 4 दिए: ग्लोबल एनवायरमेंट ट्रीटी, रीजनल डिफेंस अलायंस, ए ट्रेड एग्रीमेंट अमंग सर्वल पैसिफिक रिम्स एंड कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए हम इसको डिस्कस करेंगे पहले कि ये क्या है, फिर हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे कि ये क्यों है, कब इसको लॉन्च किया गया, कैसे है, क्या है, सब ठीक। पहले हम देखते हैं कि कंप्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ऑफ फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं ना। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है। एक ट्रेड एग्रीमेंट जो कि 11 एशिया पैसिफिक जो 11 कंट्रीज है उनके बीच में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन है, जिसका मेन पर्पस यह है टू मेक फ्री ट्रेड अमंग कंट्रीज। देखो ये जो 11, मैं बताऊंगा कौन सी 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, उनका ये ट्रेड करने का मोटिव ये है कि हम लोग फ्री ट्रेड अमंग दी कंट्री, बिटवीन दी कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम लोग चाहे उधर से इधर आए, इधर से उधर जाए, हम लोग उस पर कोई भी टैक्सेस, कोई भी चार्जेस कुछ भी नहीं लगाएंगे, वो फ्री होगा। तो इस जो ये एग्रीमेंट है उसका सबसे बड़ा जो पर्पस है वो यही है, टू मेक फ्री ट्रेड अमंग कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड करना। ठीक है, और ये इनका जो जो है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कंट्रीज के बीच में अगर फ्री ट्रेड करने का इनको मौका मिलता है, जो भी कंट्री जितना, तो इसमें ये लोग इतना एक मिसाल सेट कर सकते हैं, एक प्रमोशन दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज को भी कि आप लोग जितना भी ट्रेड है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि एक कंट्री ही ट्रेड करेगी दूसरी के साथ, दूसरी का नहीं आएगा सामान, आएगा हर कंट्री से कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज और इंचेंज होता है, मतलब बाहर आना जाना वो सब लगा रहता है। तो इनका प्रमोट भी करते हैं कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं। ठीक है, अभी तो ये 11 कंट्रीज हैं, 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज में ही ये साइन है। ठीक है, 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज में ये जो है एग्रीमेंट ये साइन है। ठीक है, तो इनका जो इसमें ये कहते हैं कि गुड्स जितने भी हो गए, सर्विसेज एक्सेट्रा, जितना भी ट्रेड है वो हम लोगों को एक दूसरे के साथ फ्री करना चाहिए। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि कौन सी है ये 11 कंट्रीज। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले जो 11 कंट्रीज हैं। हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसके बाद आता है ब्रुनेई, चिली, एशिया, कनाडा, ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया और मैक्सिको। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिको। उसके बाद हमारे पास आता है जी न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के बाद आता है, यहीं पे लिखते हैं, इधर लिखते हैं, पेरू। उसके बाद आता है सिंगापुर,
उसके बाद आता है वियतनाम, सिंगापुर के बाद हाँ वियतनाम। ठीक है, कितनी होगी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रुनेई, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। दीज आर द 11 एशिया पैसिफिक कंट्रीज जो जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया कि वी हैव टू प्रमोट फ्री ट्रेड बिटवीन अस, है ना, कि हम लोग अपने बीच में ट्रेड फ्री करेंगे। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज हो गया, हम लोग जो फॉरेन जितना भी सामान बेचते हैं या इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी, वो हम लोगों को फ्री करना है। ठीक है, तो ये कितनी कंट्रीज होगी? ऑस्ट्रेलिया 1, कनाडा 2, ब्रुनेई 3, चिली 4, जापान 5, मलेशिया 6, मेक्सिको 7, न्यूजीलैंड 8, पेरू 9, सिंगापुर 10 और वियतनाम 11। ठीक है, ये 11 कंट्रीज है जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि इसमें जो हमने मोटिव पढ़ा कि क्या इसमें मोटिव हो सकता है, तो जिस बच्चे ने ध्यान से सुना होगा वो इसका आंसर निकाल लेगा। एक बार रिपोर्ट देखते हैं फिर इसको आंसर इसका ढूंढते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको शायद नहीं दिखेगा, थोड़ा जूम करके देखना पड़ेगा। 11 कंट्रीज हैं जिनको मैंने नाम लिया। ठीक है, स्टैंड्स फॉर CPTPP, CPTPP स्टैंड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो हमने पीछे आपको क्वेश्चन में दिया। इट इज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA बिटवीन 11 कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन। द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन March 8, 2018 8 मार्च 2018 एंड इज सीन एज मेजर रीजनल ट्रेड पैक्ट। मतलब एक बहुत बड़ा ट्रेड पैक्ट ये देखा गया इसमें कि एक ट्रेड फ्री करना कोई आसान बात नहीं है, वो बहुत बड़ी इनिशिएटिव लेना जरूरी है इसमें। तो ये 2018 में 8 मार्च 2018 को ये साइन हुआ। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा वही बनेगा C, ए ट्रेड एग्रीमेंट अमॉन्ग सेवरल पैसिफिक रिम कंट्रीज। ठीक है, समझ गए आप लोग? थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले ये मैंने लिखा है यहाँ पे, पहले भी बताया मैंने आपको, ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। ठीक है, 11 कंट्रीज। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वेयर इज घड़ीमाई महोत्सव फेमस फॉर मास एनिमल सैक्रिफाइसेस हेल्ड एवरी 5 ईयर्स। घड़ीमाई महोत्सव है जो ये हर हर 5 साल में एक बार होता है। ये इसने पूछा है कि कहां पे होता है और इसका पर्पस तो मैं बताऊंगा। इसने पूछा है होता कहां पे है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो है घड़ीमाई जो है वो महोत्सव का पर्पस है क्या। ठीक है, पहले हम देखते हैं घड़ीमाई महोत्सव का पर्पस कहां क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्यों मनाया जाता है। ठीक है, देखो भाई, पर्पस इसमें किया क्या जाता है, इसमें बिग एनिमल्स, एक टेंपल है घड़ीमाई टेंपल। ठीक है, उसमें बड़े जानवर लाइक बफेलोज, गोट्स, चिकन्स हैं, बड़े वाले मुर्गे जो होते हैं। ठीक है, बफेलोज, गोट्स, चिकन्स लाइक, इसमें मोस्टली बफेलोज रहती हैं। ठीक है, ये एक कम्युनिटी है। ठीक है, जो एक घड़ीमाई टेंपल में बफेलोज, गोट्स, चिकन्स इन सब की बलि देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? अपनी घड़ीमाई सेक्रीफाइस करते हैं किसके लिए? घड़ीमाई देवी को। ठीक है, ये लोग, ये जानवर या ये जब सब इसको सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत 5 साल में एक बार ही होता है, लेकिन इसमें बहुत से जानवर, टन्स ऑफ जो है वो मतलब वो आते हैं, बफेलोज, गोट्स, ये सब कुछ है ना। तो इसमें इनका ये मानना है कि अगर हम लोग ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं चीज, है ना, अपने जानवर को बलि दे रहे हैं, तो वी कैन मेक हैप्पी अवर गॉडेस, हम अपनी देवी को खुश कर सकते हैं और हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारी देवी हमसे खुश होकर हमें आशीर्वाद देगी और हम लोग अपनी जिंदगी में अच्छा करेंगे। ठीक है, तो ये इन लोगों का एक कम्युनिटी है, उनका ये मानना है कि वी हैव टू सेक्रीफाइस दीज एनिमल्स एंड हम लोगों को एक जो है वो सीन्स हमारे माफ हो जाएंगे और हम लोगों को एक आशीर्वाद मिलेगा ताकि हम अपनी लाइफ में बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये उनका मानना है। तो इसमें ये क्या करते हैं कि एनिमल की बलि देते हैं। ये डेडिकेट किसको होती है? वो घड़ीमाई देवी को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, घड़ीमाई देवी को ये डेडिकेटेड करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका इनका भी मेन जो रीजन है वो यही है कि हम लोगों के जो पाप हैं वो धुल जाएंगे अगर हम ये सेक्रीफाइस करते हैं, तो है ना। ठीक है, तो ये हर 5 साल में एक बार होता है और लोग बढ़ चढ़ के इसमें सेक्रीफाइस करते हैं ताकि देवी खुश हो जाए, टू मेक देवी हैप्पी, और इनके बाद ये अपना जो है आशीर्वाद हमें देंगी देवी कौन। ठीक है,
तो जो अभी क्वेश्चन ने पूछा, सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि ये फेस्टिवल है क्या, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये होता कहाँ पे है? गढ़ीमाई टेम्पल में होता है। क्यों होता है? गढ़ीमाई देवी को जो है वो खुद खुश करने के लिए ये बलि चढ़ाई जाती है। तो ये चीज तो आपको पता चल गई, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ये होता कहाँ पे है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं ये होता कहाँ पे है। तो स्टूडेंट्स एक भारा नाम की एक जगह है, भारा, जिसको बरियारपुर में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारा डिस्ट्रिक्ट, नेपाल। बरियारपुर में भारा है जगह जो नेपाल में है। इस जगह में ये जो है महोत्सव वो मनाया जाता है। समझ गए आप लोग? अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए अभी एक बार रिपोर्ट पढ़ते हैं। गढ़ीमाई महोत्सव is a major religious festival celebrated in Bhara district, Nepal. It is most famous for controversial large-scale animal sacrifices ceremony and in every 5 years at the Gadimai temple dedicated to Gadimai, the Hindu goddess of power. ठीक है, समझे आप लोग? जितना बताया वही लिखा हुआ है, ठीक है। The festival has historically been marked as the mass sacrifice of animals such as buffaloes, goats and chickens, believed to be offering the goddess in exchange for blessing, prosperity and good harvests. मतलब कि देवी की आशीर्वाद लेने के लिए, देवी का अच्छी मनोकामनाएं अपनी पूरी करवाने के लिए ये लोग अपना सेक्रीफाइस करवाते हैं जानवरों का, जैसे कि आप ये देख सकते हो पिक्चर में, ठीक है। हो गया, समझ गया? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन ने पूछा है कि फॉर व्हाट पर्पस आईएनएस निर्देशक डिजाइन। क्या है आईएनएस निर्देशक? पहले वो समझते हैं। जितने भी टर्म्स है ना वो किसी चीज के साथ रिलेट करते हैं। सबसे पहले आईएनएस रिलेट करता है इंडियन नेवी के साथ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि हमने पिछले एक महीने में जो करंट अफेयर सेशन लिए हैं उसमें हमने नेवी की कम से कम 5 से 8 न्यूज़ेस पढ़ी हैं। तो ये देख लें कि जितने भी हमने नेवी के पढ़े हैं ये सब न्यूज़ेस, जितने भी करंट अफेयर आपके एग्जाम में 1-2 पक्का से पक्का आएंगे, क्योंकि ये करंट है और नेवी ने काफी सारे टेक्नोलॉजी इनोवेशंस किए हैं, ठीक है। उन्हीं में से एक ये है आईएनएस निर्देशक, ठीक है। आईएनएस निर्देशक के डिजाइन करने का पर्पस क्या है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आईएनएस निर्देशक है क्या। ये एक बोट है, बड़ी वाली बोट, ठीक है। ये एक बोट है जो कि क्या करती है, जो नेवी को अपना नेविगेशन और सर्वे के लिए जो डिजाइन की गई है, ठीक है। सॉरी, इसको जो नेविगेशन सर्वे के लिए डिजाइन की गई है। बोट इसको नहीं बोलेंगे, इसको शिप बोलेंगे, शिप, नेविगेट शिप, डिजाइन फॉर सर्वे एंड स्टडी, जो सर्वेज और स्टडीज के लिए डिजाइन की गई है। इसका नाम क्या है? आईएनएस निर्देशक, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना कि ये एक शिप है जो इंडियन नेवी ने अपने पर्पस के लिए, अपने काम के लिए बनाई है, ठीक है। चलिए अभी जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आईएनएस निर्देशक। कि इसके जो भी कोई चीज बनती है अगर, तो उसके बनाने का एक पर्पस होता है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि उसके बनाने का पर्पस है क्या। तो हम डिस्कस करते हैं कि क्या पर्पस है उसके बनाने का। पर्पस इसका अगर देखें तो ये है कि ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेस, ओशनोग्राफिक स्टडीज, एक्सेट्रा। पहली बात, हाइड्रोग्राफिक सर्वेस और ओशनोग्राफिक स्टडीज के लिए ये बनी है। जिसको हाइड्रोग्राफिक सर्वेस नहीं पता, हाइड्रोग्राफिक सर्वेस में ये करते हैं कि ये लोग पानी की डेप्थ और जितना भी कंडीशंस है, अंडर वाटर कंडीशंस, वाटर डेप्थ, ये सब लोग ये समझते हैं कि हम लोग जहां पे बोट को लेके जा रहे हैं अपनी, तो वो कंडीशंस कैसी हैं, अंडर वाटर कंडीशंस, ठीक है, वाटर डेप्थ, अंडर वाटर कंडीशंस, और कैसे जो है माहौल क्या है समुद्र का, वो हमें हमारे लिए सेफ है या नहीं, ये चीजें ये समझाते हैं, ठीक है। ये इस शिप की वजह से ये चीजें पता चलती है। निर्देशक होता है जो आपको एक रास्ता दिखाए, ठीक है, ठीक है, ये चीजें समझ गई। और इसका जो और पर्पस है वो एग्जीक्यूट करना है प्लान को, प्लान इन एक्यूरेसी। जितने भी प्लान्स हैं आगे नेवी के, वो एक्यूरेसी के साथ एग्जीक्यूट करना, वो ये शिप हम बताती है कि आप लोग कैसे, आपका सर्वे कैसा है, आपका कंडीशंस कैसी हैं, और ये आप कैसे यूज कर सकते हो, कितना आप आगे जा सकते हो, कितना डेप्थ में लेके जा सकते हो, वो सब ये एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो इसका यूज कहां कहां पे हो सकता है जी? यूज इसका हो सकता है नेवल एक्सरसाइजेज में,
नेवल एक्सरसाइज में, उसके बाद स्टडीज में, जितनी भी अगर कोई स्टडीज आप कर रहे हो उसमें जो ओशंस के रिलेटेड या वाटर हाइड्रो रिलेटेड होती हैं, उसके बाद आप डिफेंस के पर्पज में, डिफरेंट पर्पस एक्सेट्रा के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना काफी है। समझ गए आपके आईएनएस निर्देशक क्या है? चलिए ठीक है जी, समझ गए आप लोग। चलिए इसकी आपको पता तो चल गया होगा कि क्या आंसर है, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेज एंड एड्स इन नेविगेशन। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए एक बार इसकी रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये शिप का एक इमेजिनरी है पिक्चर। आईएनएस निर्देशक विल बी कमीशनड ऑन December 18 एट नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। ठीक है, आईएनएस निर्देशक इज द सेकंड शिप अंडर द सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी। ये दूसरी शिप है। इट इज डिजाइन्ड टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वेज, एड नेविगेशंस, मैराइन ऑपरेशंस। इट इज बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जीआरएससी कोलकाता। कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने इनको बनाया है। और इसके बनाने का मोटिव क्या है? टू स्टडी एंड टू रिसर्च हाइड्रोग्राफिक सर्वेज एंड नेविगेशंस इन मैरीन ऑपरेशंस। ठीक है, समझे आप लोग। चलिए मेन चीज है कि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको उसका पता होना चाहिए कि ये किस चीज के साथ लिंक है, तो आप लोग उसका इजिली आंसर भी निकाल सकते हो। जैसे अगर क्वेश्चन आपको ये पता है कि आईएनएस निर्देशक है क्या और किस चीज के साथ लिंक है, ठीक है, आपको पता है नेवी के साथ लिंक है, वाटर के साथ लिंक है, तो आप जब वारशिप ऑपरेशन, एरियल सर्वाइवल, न्यूक्लियर के बारे में आएगा तो आप लोग बोलेंगे ये आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये वाटर के साथ लिंक है। तो क्वेश्चन हाइड्रोग्राफिक एंड सर्वेज एंड एड्स इन नेविगेशन, आंसर इजीली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मोटिव जो मेन क्वेश्चन का सिनेरियो है उसको समझो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंस CGS NPF स्कीम एक है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले आपको बता दूं कि ये स्कीम है क्या। ठीक है, ये स्कीम किसके रिगार्डिंग है जी? ये स्कीम है पहले फार्मर्स के रिगार्डिंग। है ये फार्मर्स के। तो ENWR जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फार्मर्स के रिगार्डिंग स्कीम है। ठीक है, तो उसका आंसर आपको इजीली समझ आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि ये इसका ऑब्जेक्टिव है क्या और ये स्कीम क्या है। ठीक है, सॉरी, ये एक स्कीम है जो किसानों के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें फार्मर्स को फाइनेंस मिलता है क्रॉप्स के बदले। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो एक जो फार्मर है वो अपने क्रॉप की फसल जो है पूरी, अगर उसको फाइनेंस चाहिए तो वो अपना जो है वो स्टॉक सारा उसमें रखेगा, वेयर हाउस में। वहां से एक उसको ENWR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा या वो एक QR या कुछ स्लिप मिलेगी जिसको वो दिखा के, जिसको वो शो करके अपने लिए एक फाइनेंस ले सकता है। और वो एक कोलेट्रल के बेस पे, एक गिरवी के हिसाब से, एक गारंटी के तौर पे ये दे सकता है कि अगर मैं ये लोन पे ना कर पाऊं, इसमें बेसिकली गवर्नमेंट लोन देती है टू फार्मर्स किसके जगह? क्रॉप्स के। और जो क्रॉप्स कोलेट्रल की शक्ल में उनके वेयर हाउस में आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि गिरवी रख के अपने क्रॉप्स वो लोन लेते हैं और वो उनको ये जताते हैं कि ये बताते हैं बैंक्स को, और ये बैंक्स देते हैं, लोन देते हैं बैंक्स। ठीक है, कि अगर इफ वी आर नॉट कैपेबल टू फुलफिल द डिमांड्स और वी आर नॉट केपेबल टू पे द अमाउंट, तो आप लोग जो हमारे वेयर हाउस में इस नंबर से, इस लॉट का जो हमारा क्रॉप्स है वो आप लोग अपने पास रख सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। तो इनका मेन मोटिव है ये किसान की अपलिफ्टमेंट, जो एक क्रॉप रख के उसको पैसा मिल सकता है ताकि वो किसी अलग चीज में यूज कर पाए अगर वो डायरेक्ट सेल नहीं कर पा रहा कस्टमर्स को तो। और अगर उसके पास स्टॉक पड़ा हो तो उसकी जगह उसको पैसे लेके अगले फसल जब पैसे आएंगे तो वो लेके अपना क्रॉप सेल कर सकता है। ठीक है, तो ये है जी ENWR बेस्ड प्लेज जो है। प्लेज बेसिकली, प्लेज का मतलब है एक प्रॉमिस, एक जिसको बेंटरशिप बोलते हैं, या एक चीज जो होती है जिसको आप गिरवी रखना बोलते हैं। ठीक है, वो रख के गवर्नमेंट से कुछ पैसे लेना, फाइनेंस लेना। ठीक है, तो ये स्कीम है, इस स्कीम के तहत ये सब होता है। ठीक है जी। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? टू प्रोटेक्ट स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस स्केल ऑफ देयर प्रोड्यूस। ठीक है, चलिए ये देखते हैं क्या है इसमें। इनका ये है कि फार्मर्स की क्रॉप अगर नहीं बिक रहे, ठीक है, वो क्रॉप वो गिरवी रख के उसकी जगह पैसे ले सकते हैं जब तक उनकी अगली फसल आएगी अच्छे से, क्योंकि क्रॉप तो सेव ही रहते हैं ऑब्वियसली। तो वो फसल जो है अगर वो पे नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट को वो ये बोलते हैं कि आप लोग इसकी जगह गिरवी जगह मैंने ये रखा है, आप लोग क्रॉप सेल कर लो। ठीक है, तो ये जो है फार्मर्स के लिए बेनिफिट है। ठीक है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया क्या? क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसको फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंस CGS NPF।
जो हमने डिस्कस किया वही है सब, ये थोड़ा मुश्किल लफ्जों में है, ठीक है। इट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड लोन फैसिलिटी टू स्मॉल फार्मर्स टू सेव देम फ्रॉम डिजास्टर सेलिंग। मतलब डिजास्टर सेलिंग मतलब कि जब उनकी फसल की कीमत बहुत ज्यादा गिर जाएगी तो तब उनको बेचना पड़ेगा, तो उनको ना बेचने की रीजन से वो लोग लोन देते हैं ताकि वो उस डिजास्टर सेलिंग से बच सके, डिस्ट्रेस सेलिंग, ठीक है। अंडर दिस लोन अप टू 75 lakhs विल बी गिवन फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एंड लोन अप टू ₹200 lakhs विल बी गिवन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए 75 लाख का लोन दिया जाएगा और नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए 200 लाख का लोन दिया जाएगा। 200 लाख मतलब 2 करोड़ का लोन दिया जाएगा, ठीक है। ये है इसका उद्देश्य और मोटिव इसका कि फार्मर्स को डिस्ट्रेस सेलिंग से बचा सके। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए भाई समझे आप लोग, ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? टू प्रोटेक्ट स्मॉल फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेलिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर जो ऑर्गेनाइज हो रही है उसका क्या थीम है, ठीक है। ठीक है जी। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? एमपी के सीएम मोहन यादव। एमपी के सीएम मोहन यादव जी इसको ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और उनका ये मानना है कि इससे जो है वो फॉरेस्ट फेयर जो है वो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे एस्टेब्लिशमेंट हो सकती है किसकी, फॉरेस्ट की डेवलपमेंट की, ठीक है। इसमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अपना वर्क और अपना जो विचार हैं वो लोग किसको दे सकते हैं, जो प्रोड्यूसर्स, फार्मर्स, जो रिसर्च करने वाले हैं, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एक्सेट्रा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स जितने भी कलेक्टर्स हैं सब लोग उनको जो भी फॉरेस्ट के साथ रिकॉर्ड करते हैं, फॉरेस्ट के साथ एसोसिएट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होगा जहां पे वो अपना टैलेंट जो है, अपना स्किल शो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखा जाए अगर के जो इसने क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर पे कि व्हाट इज द थीम ऑफ दिस इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर, तो इसका थीम ये है कि ऑप्शन ए वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ये थीम रखने का रीजन क्या है? ये थीम रखने का रीजन ये है कि 50% ऑफ द वुमेन्स, 50% औरतों ने, महिलाओं ने जो है हिस्सेदारी की किसमें? माइनर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। माइनर फॉरेस्ट मैनेजमेंट में 50% वुमेन्स ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया, अपना वेल डेडिकेशन दिखा के अपने आप को वहां से जो है वो अपलिफ्टमेंट के रास्ते पे अपने आप को इंप्रूव किया, ठीक है। कितने? 50% औरतों ने, ठीक है। तो इस फेयर में लगभग 300 प्लस फेयर स्टॉल्स जिसमें डिफरेंट तरह के हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और अलग अलग स्टेट्स के कुछ जो फॉरेस्ट के साथ लिंक्स हैं, प्लांट्स के साथ लिंक्स हैं, प्रोडक्ट वो सब आए और इसमें 50% वुमेन्स ने अपना आपका कंट्रीब्यूशन शो किया, इसीलिए इसका नाम जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस रखा गया। समझे आप लोग? इस क्वेश्चन का, इस फेयर ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम से ही पता चल जाएगा। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना कि फॉरेस्ट है तो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट होगा या कुछ ऐसा। फॉरेस्ट के साथ इसमें इस पर यह है कि इसका उद्देश्य यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। समझे आप लोग? चलिए एक बार रिपोर्ट देखें। चलिए 10th इंटरनेशनल, ये है जो हुआ था इंटरनेशनल हर्बल फेयर। 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर टुक प्लेस इन भोपाल, मध्य प्रदेश फ्रॉम 17 to 23 दिसंबर। इट सर्व्स एज द प्लेटफॉर्म फॉर कलेक्टर, प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स, साइंटिस्ट एंड पॉलिसी मेकर्स टू कनेक्ट। द फेयर वाज इनॉग्रेटेड बाय गवर्नर मंगूभाई पटेल, जिसमें मंगूभाई पटेल ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया और इसका जो रिबन कटाई की थी वो किसने की थी? जो इसको जो है इसको इनोग्रेट किया था वो किया था डॉक्टर मोहन यादव ने, और गवर्नर मंगूभाई पटेल ने और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम श्रीलंका, नेपाल एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेटेड। श्रीलंका, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग जो रिप्रेजेंटेटिव बन के आए। दिस द थीम वाज वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज 50% ऑफ द वुमेन मैनेज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश, ठीक है। 50% के आसपास जो वुमेन है वो मैनेज करती हैं किसको? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ठीक है। चलिए तो आप लोग समझ गए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स होप करता हूं आपको टॉपिक्स आज के समझ आए होंगे। तो जिनको नहीं आया वीडियो दोबारा से देख ले, फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ ले। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो में एक अच्छे करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।